नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं एंड वेलकम बैक। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी वाइफ बेसिकली आई थी जून 2012 में हाँ एज ए डिपेंडेंट हाँ पीएसडब्ल्यू पे। तो अब उसको 2 साल हो चुके हैं। अब मैं एंटरप्रेन्योर पे हूँ, तो मैं इंडेफिनेट अप्लाई करने जा रहा हूँ 10 इयर्स में। हाँ। तो क्या मैं वाइफ का भी इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ या उसको 5 साल एज ए डिपेंडेंट पूरे करने पड़ेंगे मुझे? ओके, आपका कब आ रहा है, ड्यू हो रहा है? मेरा 10 इयर्स मुकम्मल हो चुके हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि वो जो 1.5 साल से ज्यादा का टेन्योर है मेरे, उससे 10 दिन ज्यादा बन गए थे Okay. छुट्टियां जो है आउट ऑफ यूके। तो वो उसके लिए पहली दोबारा से रिकैलकुलेशन का इंतजार करूं 5 महीने के लिए। चलें, मैं बताता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। थोड़ी सी आपको एक लाइन फॉलो करनी है। अगर आपने उसको सही फॉलो कर लिया तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। नंबर 1, आपकी वाइफ ने आपको ज्वाइन किया जून 2012 में। उस वक्त आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर ही थे। यहाँ पे वो आपकी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट के तौर पे आई, यानी 9 जुलाई 2012 से जो चेंजेस आई थी उससे पहले आपकी वाइफ ने आपको ज्वाइन कर लिया। अब आपने जब अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए, आप अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ आपने अपने लिए ही इंडेफिनिट लीव अप्लाई करनी है। क्योंकि सेट एलआर एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई करनी है, एक्सक्यूज मी, 10 ईयर्स की बेस पे, उसके अंदर कोई डिपेंडेंट्स नहीं हो सकते। सो एप्लीकेशन इंडेफिनिट लीव की सिर्फ आपकी होगी, आपकी वाइफ की नहीं होगी। जो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ, वो आपकी FLRM एप्लीकेशन होगी। आप यूं सोचें कि जी आपकी एप्लीकेशन ये जा रही है, पीछे पीछे आपकी वाइफ की एप्लीकेशन है। आपकी एप्लीकेशन में लिखा होना चाहिए कि जी मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है 10 ईयर्स की बेस पे। आपकी वाइफ की एप्लीकेशन में लिखा होना चाहिए कि प्लीज पहले मेरे हस्बैंड की एप्लीकेशन देखें। जब वो डिसाइड हो जाती है, जब उस पर स्टेटस मिल जाता है, जब वो इंडेफिनिट लीव होल्डर हो जाता है, तब मेरी एप्लीकेशन को डिसाइड करें, चाहे वो अगले मिनट में हो, अगले 10 सेकंड में हो। तब आप मेरी एप्लीकेशन को देखें, क्योंकि देन माय एप्लीकेशन विल बी वन ऑफ स्पाउस ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके। यानी आप स्पाउस वीजा के लिए उनके लिए FLRM की एप्लीकेशन डालेंगे। ओके, आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर दिया, साथ साथ आपने पीछे पीछे उनको FLRM के लिए अप्लाई कर दिया। जब आपकी एप्लीकेशन डिसाइड होती है तो उसके बाद आपकी वाइफ की एप्लीकेशन को देखा जाता है। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो FLRM के तहत उनको स्पाउस वीज़ा 2.5 साल का मिल जाता है, जो 30 मंथ्स का उनको वीज़ा मिलेगा। जैसे ही उनको वो 30 मंथ्स का वीज़ा मिलता है, 2 साल उनको कंप्लीट हो चुके हैं, आप बेशक अगले दिन जाके उनके लिए सेट एम एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके लिए इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ है वो यही है कि अगर आपने पहले इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया 10 ईयर्स की बेसिस पे, यानी लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे, 9 जुलाई 2012 से पहले की जो एप्लीकेशंस थी, अगर आपकी वाइफ आपकी डिपेंडेंट थी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर, तो अब अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको पहले आप FLRM पे लेकर आएंगे, उसके बाद जब वो हो जाता है, आपको स्टेटस मिल जाता है, तो बेशक उससे अगले दिन आप जाके सेट एम एप्लीकेशन डाल दीजिए। ऑब्वियसली आपकी डबल फीस जाएगी होम ऑफिस को, पहले आपकी FLRM की फीस जा रही है, फिर एक ही हफ्ते के अंदर आपकी दूसरी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन जा रही है होम ऑफिस को। इससे क्या आपके लिए फ़ायदा यह है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट किए बगैर दोनों चीज़ें साथ साथ मिल जाती हैं, आपकी वाइफ का काम भी साथ ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, एनी कंफ्यूजन्स, टॉक टू मी इन द ऑफिस प्लीज। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। हेलो जी, वालेकुम सत श्री अकाल, की हालत? भाई ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ? बस जी ठीक ठाक। ओके, ਭਾਈ दसो जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ हाँ, ਤੇ ਫਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊ? कितने 3 महीने हो गए ना? 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 3.5 महीने। ओके, और ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਇਆ ਵਕੀਲ ਨੇ, हाँ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। हाँ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਿੰਗਰ ਹੋਏ ਆ। हाँ हाँ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਲੱਗੇ ਜੂ ਪੱਕਾ ਹੋਊ ਕਿਦਾਂ? ओके, शादी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? यूरोपियन नेशनल ਨਾਲ हुई है? नहीं, मेरी ब्रिटिश वाइफ ब्रिटिश है, मेरी डॉटर 5 साल वाली, वो भी ब्रिटिश है। ओके फाइन, चलो ठीक है, मैं दसना जी। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपकी वाइफ ब्रिटिश है तो यूरोपियन में केस कैसे डाला था, लेकिन चलो खैर जो भी डाला था उन्होंने, आपको पहले काम की परमिशन इसलिए मिली होगी कि आपकी एप्लीकेशन यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर डाली गई होगी। यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर जब एप्लीकेशन डालते हैं तो अगर आपकी एप्लीकेशन वैलिड होती है और आपने अपनी आईडी के साथ लगाई होती है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन आ जाता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो कहता है कि जी आपको यहाँ पे जितनी देर आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती आपको काम करना भी अलाउड है। अब आपकी एप्लीकेशन डाल दी गई है
ह्यूमन राइट्स की बेस पे, जिसका उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपके यानी बायोमेट्रिक्स कर लिए हैं। बायोमेट्रिक्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो अपना प्रोसेस पूरा कर रहे हैं जी। प्रोसेस पूरा करने के बाद कितना टाइम लगता है? आमतौर पे 3 महीने के अंदर जवाब आ जाता है। लेकिन आप बता रहे हो आपके बायोमेट्रिक्स हुए हुए भी 3.5 महीने हो गए। शायद आपको केस इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है कि आपके केस को किसी शायद सीनियर केस वर्कर को उन्होंने दिया होगा। अब आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है, कब से आप इकट्ठे रह रहे हो, आपकी लाइफ कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है, कोई आपके बच्चे इकट्ठे हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके केस का फैसला होता है। जो आप बता रहे हो और जब से आप बता रहे हो कि आपकी शादी हुई हुई और आपकी लाइफ चल रही है, मेरा ख्याल है आपको स्टेटस इस पे मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको हतमी बात इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने केस आपका पूरा देखा नहीं है। लेकिन जो टाइम फ्रेम की बात है, आमतौर पे 2 से 3 महीने के अंदर केस आपका डिसाइड हो जाता है आइदर वे। लेकिन अगर उन्होंने आपका केस रोका हुआ है तो जनरली उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अब जो एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशंस हैं, मेरे पास कई लोग आते हैं कि जी 1.5 साल हो गए वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है। कई लोग आते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन, जी साल हो गए, 1.5 साल हो गए एप्लीकेशन पड़ी हुई है। बहुत सारों का जाके बाद में पता चला कि ये सारे वो लोग थे जिन्होंने टॉइक के एग्जाम्स किए थे और उनकी एप्लीकेशंस इसलिए रुकी हुई थी कि टॉइक वालों को चेक किया जा रहा था। अब आपकी एप्लीकेशन में क्या चीज़ है वो भी देखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे कोई फॉर एग्जांपल टॉइक जैसी चीज़ की हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो था वो टॉइक वाले कर रहे थे और उसके अंदर काफ़ी पता चला कि ये लोगों ने गड़बड़ें की हैं, अगर वो वाला आपने किया हुआ था तो वो आपको सूटेबिलिटी की बेस पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी। आपको मैं इतना ज़रूर बता दूं कि बायोमेट्रिक्स के बाद 2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने मैक्सिमम में जवाब आ जाना चाहिए। सो अगर आपको 3.5 महीने हो गए, थोड़ा पता करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, किस चीज़ में देर लग रही है, और कुछ नहीं पता चलता तो अपने एमपी से बात कर लो। 2 हफ्ते और रुक के देख लो। अगर 4 महीने बाद भी कुछ नहीं आता तो अपने एमपी से बात करो, उसको इन्वॉल्व करो बीच में और उससे कहो कि पता करा के इतना तो बताए कि देर किस चीज़ की है, मेरी एप्लीकेशन को किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। कहीं ये ना हो कि आपकी किसी गलत एड्रेस पे भेज दी हो। मेरे एक क्लाइंट को उन्होंने एप्लीकेशन का जवाब भेज रहे हैं आज से जहां उसका 7 साल पहले एड्रेस था वहां पे। आपको बात है यार, वो स्टूडेंट था, स्टूडेंट होते हुए उसे कितने एड्रेसेस चेंज किए, 7 साल पहले वो जहां रहता था उन्होंने वहां पे उसको भेजा, वो भी उसकी सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट मंगवाई है तो पता चला कि जी उसको उन्होंने उस जगह पे सर्व किया हुआ था। तो ज्यादती वाली बात है। बट आपके लिए मैं इतना कहूँगा, शादी आपकी हुई हुई है, जेन्युइन शादी चल रही है, ब्रिटिश नेशनल से शादी हुई हुई है। अगर आपको इकट्ठे रहते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं और ऐसी कोई आप चीज़ दिखा सकते हो कि जी वाइफ आपकी आपके साथ इंडिया क्यों नहीं जा सकती, वहाँ जाके क्यों नहीं रह सकती, तो उसकी बेस पर आपका केस बिल्कुल बनता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर जी। अगर फिर भी गल नहीं बनती तो फिर मैंने कांटेक्ट करना, फिर देखिए। ओके, अगला सवाल लेते जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। सर ये मैंने अपनी मदर का वीजा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। तो रिफ्यूज की रीजन उन्होंने ये लगाया है कि जी कि ये यूके में तो ठीक है सारा कुछ, मगर पाकिस्तान में वो विडो है, तो एक तो स्टेटमेंट का उन्होंने कुछ निकाला है और कुछ इस तरह का। आपने एप्लीकेशन कौन सी की थी उनकी? विजिट वीजे की। विजिट वीजा की, ओके फाइन। विजिट वीजे की 3 माह की 3 वीक के विजिट वीजे की। हाँ, तो इसके लिए क्या अपील हो सकती है? जो उन्होंने लिमिटेड अपील का लिखा कुछ इस तरह जी। तो ओके चलें, मैं बताता हूँ। मैं आपको अभी सिर्फ प्रोसेस ही बता सकता हूँ, ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स में जाना तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। मैं आपको इतना बताऊं कि आपने जब एप्लीकेशन की मदद के लिए आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, आपकी एप्लीकेशन विजिट वीज़ा की थी। विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स याद रखें, वो ज़माने गए कि जी पहले किसी ने विजिट किया तो आपने दोबारा से बस उनकी एप्लीकेशन डाल दी, जब कोई लेटर लगा दिया था तो उसी के अंदर काम हो जाता था। अब आपको हर चीज़ को नए सिरे से दोबारा से प्रूव करना पड़ता है। अब आपकी वालदा की एप्लीकेशन की गई, आपने उनको विजिट के लिए बुलाया, 3 हफ्ते का आपने टाइम दिया। आपको जो दिखाना चाहिए वो ये दिखाना चाहिए कि उनकी अपनी कंट्री में टाइज़ क्या हैं, अपने घर में वो रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, उनकी कोई इनकम अपनी है कि नहीं, उनकी हेल्थ कैसी है, क्या उनके ऐसे कोई टाइज़ हैं अपनी कंट्री के साथ जिसके लिए वो वापस ज़रूर जाएंगी। अगर आपने ऐसा दिखाया कि नहीं जी वो अकेली हैं, विडो हैं वहाँ पे और कोई उनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तबीयत उनकी ख़राब रहती है, अकेली रहती हैं, कोई और उनके पास नहीं है, वो बहुत परेशान रहती हैं उस वजह से और इसलिए आप चाहते हैं विजिट पे आ जाए, तब उनको शक होता है कि जी ये जाएंगे तो ये जाके वापस नहीं आएंगी। फिर आपको नई वहाँ पे यूके से ही FLR एप्लीकेशन मिलेगी जो ये कहेगी कि जी आप इनको यहाँ पर रखना है।
सो वो शायद इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ किया हो। अब इसके आगे आप ये देखें, आपको अपील का राइट इस पर पूरा नहीं मिलता। अपील का राइट फैमिली विजिटर्स का मिला करता था, अब नहीं मिलता। अब उन्होंने ये कर दिया है कि अगर आपको वो कहते हैं कि जी हम आपको विजिट वीज़ा के लिए रिफ्यूज़ करते हैं, तो आपको एक लिमिटेड राइट ऑफ अपील दिया जाता है। वो लिमिटेड राइट ऑफ अपील को आप सिर्फ 2 सूरतों में एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 1 रेस रिलेशंस एक्ट के तहत एंड नंबर 2 ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत। रेस रिलेशंस का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि जी मेरा जो केस रिफ्यूज़ किया गया या मेरी वालदा का जो केस रिफ्यूज़ किया गया वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तहत रिफ्यूज़ किया गया, यानी रेशियली, यानी एक ज़ात या कौमियत की वजह से आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया। दूसरी सूरत यह है कि आप कहते हैं कि जी मेरे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, उनको रिफ्यूज़ करना। अगर आप ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आर्ग्यू करना चाहते हैं, आप ऑब्वियसली आप कहेंगे जी मेरी वालदा हैं, वो मेरे पास आएँ, मेरे पास आके रहें कुछ देर, तो क्या बुरा है उसके अंदर। जब आप ह्यूमन राइट्स के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये बनती है कि अगर हम आर्टिकल 8 को भी देखते हैं तो आर्टिकल 8 के अंदर होता है कि जी आपकी एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली लाइफ के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि यूके में रहते हुए आपकी अपनी वालदा के साथ कोई एस्टैब्लिश्ड फैमिली लाइफ तो नहीं है, वहाँ पे जाके आपकी वीकनेस आती है। अगर आप इसको वो लिमिटेड राइट ऑफ अपील को लेके चलते हैं तो उसके अंदर शायद आप बहुत दूर तक ना जा सकें, क्योंकि अपील तो आप कर सकते हैं, अपील अभी आप कर देंगे, आप ग्राउंड्स बना देंगे, आप उसको फॉर्म को फिल करके भेज देंगे, कोर्ट को अपील आपकी पहुंच भी जाएगी, कोर्ट से आपको लेटर भी आ जाएगा कन्फर्मेशन का, वो आपकी 140 पाउंड की फ़ीस भी ले लेंगे। उसके बाद फिर आपको हियरिंग डेट भी मिल जाएगी। हियरिंग डेट पे जब आज से 6-8 महीने बाद आप जाते हैं तो जैसे ही आप कोर्ट में एंटर होंगे, आप बैठेंगे, जाके जज साहब आके बैठेंगे, वहाँ पे आपकी फ़ाइल खोलेंगे और आपसे पूछेंगे या आपके वकील से पूछेंगे कि जी भाई बताइए कौन सा आपका ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का केस है या ह्यूमन राइट्स डिस्क्रिमिनेशन का केस है। वहाँ होम ऑफिस का वकील कहेगा कि जी एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ये है कि इनकी तो अपील बनती ही नहीं है, क्योंकि इनका तो ये लिमिटेड राइट ऑफ अपील था। फिर वहाँ आपको जज को प्रूव करना पड़ेगा क्या ऐसी कौन सी आपकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर इंटरफेरेंस होगी अगर आपकी वालदा को यहाँ पे ना आने दिया जाए, जो एक काफ़ी एक मुश्किल किस्म की सिचुएशन बन जाती है। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी हो, आपकी वालदा आपके साथ यहाँ पे रह रही थी, उनके साथ आपकी एक फैमिली लाइफ थी, आपने उनको वापस भेजा, कहा कि अच्छा वीज़ा अप्लाई करके आएँ, और वो वापस आने के लिए जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, वहाँ पे आप इस चीज़ को आर्ग्यू कर सकते हैं, वहाँ आपका पूरा अपील का राइट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी आएगी। अब ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि उनका फैसला होम ऑफिस का या हाई कमीशन का फैसला बिल्कुल इरेशनल है और उसके अंदर कोई सेंस नहीं बनती है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू में। उसके लिए पहले आप एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर लिखते हैं। अगर उसके अंदर आपको जवाब आ जाता है, जो आजकल हो रहा है, अब प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर्स के 28 दिन के अंदर डेडलाइन के अंदर जवाब आने शुरू हो गए हैं, जो पहले नहीं होते थे, विच इज़ एक खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि जब आपने किसी को एक डेडलाइन दी और उस डेडलाइन के अंदर उन्होंने आपको जवाब दे दिया, चाहे वो आपको इनकार करें दोबारा, लेकिन आपको एक जवाब तो आया ना, वरना तो अक्सर प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर्स के अंदर जवाब ही नहीं आता था। आप ये कीजिए कि आप अपनी वालदा के लिए जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं, अगर केस में जान है तो। पहले वो देखिए कि उनको किन पॉइंट्स के ऊपर रिफ्यूज़ किया गया, किसी वकील से मशवरा करें। अगर आपको नज़र आता है कि जो एविडेंस आपने दिया था उसकी रोशनी में होम ऑफिस की तरफ से या हाई कमीशन की तरफ से वो रिफ्यूज़ल गलत है, तो 100% उसको आप जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कीजिए, क्योंकि जब आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो ट्रेजरी सॉलिसिटर्स की तरफ से उस केस को दोबारा देखना पड़ता है। जब वो उसको देखते हैं, उनको नज़र आता है कि हाँ बिल्कुल इरेशनल डिसीजन है, तो वो उस डिसीजन को वापस लेके उनको वहाँ पे वीज़ा इशू कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही होगा कि पहले तो किसी सही वकील के साथ जाके मशवरा कर लीजिए, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लीजिए। अक्सर लोग समझते हैं कि नहीं जी वकीलों में क्या रखा है, ये विजिट वीज़ा तो मैं खुद 50 एप्लीकेशंस कर सकता हूँ। कोई शक नहीं, आप कर सकते हैं। सिर्फ वकील की क्या बात होती है कि जो जो एक्सपीरियंस की चीज़ें हमें रोज़ रोज़ देखने को मिलती हैं, उसमें हम शायद थोड़ी सी आपको ज़्यादा मदद कर सकें, बस और कुछ नहीं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। या तो आप लिमिटेड राइट ऑफ अपील भी अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप जुडिशियल रिव्यू में लेके जाइए अगर केस में जान है तो। अगर आपको लगता है कि उनका रिफ्यूज़ल कुछ सही ग्राउंड्स पे ही है और आपने शायद कोई ऐसी गलती कर दी हो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, तो बेहतर है आप नई एप्लीकेशन कर लीजिए। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम। मैं 2013 जून में एंटरप्रेन्योर वीज़ा पर आया था। उसके बाद उसकी कंडीशन के अंदर मुझे 200,000 यहाँ इन्वेस्ट करना था। ठीक। मैंने बहुत बिजनेस देखे, कई बिजनेस फाइनलाइज हुए मगर मटेरियलाइज नहीं हो सके। ठीक है।
बैंक लोन के लिए कोशिश की तो वो नहीं हो सका। तो जो भी अच्छे बिजनेसेस हैं वो 400-500,000 के हैं। ठीक। तो अब एक और 2 लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर वीजा पर आए हैं एज एन एंटरप्रेन्योर टीम। ठीक। वो और हम मिलकर, क्या साथ मिलकर हम बिजनेस कर सकते हैं? क्या ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि मेरी भी अलग कंपनी है और उन दोनों ने भी एक अलग कंपनी बनाई हुई है। ठीक। अंडर कंडीशन ऑफ दी एंटरप्रेन्योर वीजा 6 महीने में हमने रजिस्टर करा लिया जी। ठीक। मैंने अपना बिजनेस अकाउंट खोल दिया, उन्होंने अपना बिजनेस अकाउंट खोल लिया। ठीक। अब हम मिलकर एक प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेकर। और तो क्या इसमें कोई कबाहत है? ओके, और कुछ? और नंबर 2 ये मेरा सवाल है कि ये जो हम बिजनेस की प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो हम कंपनी के नाम पर लें या हम अपने नाम पर लें या ज्वाइंट वेंचर के नाम पर लें? ओके, चलें। पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ जी। ये जो बात है ना कि अपने नाम पे लेना है कि कंपनी के नाम पे लेना है कि जॉइंट वेंचर के नाम पे लेना है, ये तो आपका डिसीजन होगा ना सर, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसको बिजनेस के नाम पे लेना है कि अपने नाम पे लेना है, अनलेस आप प्रॉपर्टी टैक्सेशन के रूल्स को देखते हैं, अकाउंटेंसी रूल्स को देखते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के रेगुलेशन को देखते हैं। ये सारी उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसमें मैं आपको कुछ गाइडेंस नहीं दे सकता। वो आपका एक डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर फैसला होगा। हाँ, आपके इमिग्रेशन इशू से रिलेटेड जो मामला है उसके अंदर मैं आपको ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ। पहली बात मैं सिर्फ आपको कॉमन सेंस की सिर्फ एक और कहता चलूँ इससे पहले कि मैं इस पॉइंट से हटूँ, वो ये कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए, ये याद रखिए। सो अगर आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेते हैं तो आपको फिर भी ये प्रूव करना होगा कि अपने नाम पे लेने के बावजूद वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस के लिए है और वो आपके बिजनेस की ही इन्वेस्टमेंट है। सो वो आपके अकाउंटेंट के हाथ में होगा, शायद उसको थोड़ी सी मुश्किल आता है उसको प्रूव करने में। सो इसलिए प्रॉबली अगर आप अपने बिजनेस के नाम पे, जॉइंट वेंचर के नाम पे उसको लेके चलें तो शायद आपके लिए बेहतर हो, लेकिन प्लीज़ डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर इट, क्योंकि मैं आपको फाइनेंशियल सर्विसेज की कोई एडवाइस नहीं दे रहा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपके इमिग्रेशन पॉइंट के ऊपर आता हूँ। आपने पूछा कि जी आपके पास 2 लाख पाउंड की इन्वेस्टमेंट है जो आप लेकर आए एज एन एंटरप्रेन्योर। अब 2 लोग और हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योरियल टीम आए हैं, उनके पास अपना 2 लाख होगा कम से कम। अब उनका 2 लाख और आपका 2 लाख ऐड करके 4 लाख बच जाता है। क्या आप 4 लाख से कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप तीनों इन्वॉल्व हो सकें? ऑफ कोर्स कर सकते हैं जी। मैंने जो अपने केसेस किए थे उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सक्सेसफुल वो जो वेंचर्स हमारे बने थे उसके अंदर हमने 6 बंदों को इन्वॉल्व किया था और वो एक कंसोर्शियम बनाया था। आज तक एक ही हुआ वो माशाल्लाह 6 बंदे ऐसे थे कि बाकी उनका आपस में गुजारा चल जाता है। उसके बाद जितने को भी कोशिश की आपस में लड़ पड़ते हैं कहीं ना कहीं जाके। पर एनीवे, आप कंसोर्शियम बना के बिल्कुल चल सकते हैं, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। आप 2 लाख अपना लेकर आते हैं, 2 लाख किसी और का आता है, 2 लाख किसी और का आता है, उन सब की अपनी अपनी बेशक एंटरप्रेन्योरियल टीम्स बनी हों, उन सब की शायद अपने साथ फैमिलीज आ रही हों, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज वो 2-2 लाख एक टीम को या 2 इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो आप उसको लेकर आ सकते हैं। आप अपना ये 4 लाख इकट्ठा मिनिमम बना के आप उसके ऊपर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप उस बिजनेस के अंदर 2 नहीं 4 जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, बिकॉज 2 उनके लिए होंगी, 2 आपके लिए होंगी। अगर आप उसको एक्सेलरेटेड रूट पे लेके जाना चाहते हैं तो पहले 3 साल के अंदर वो सारे 4 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने के बाद आपको 10 नहीं, आपको 20 नई जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। अगर आपने उसका टर्नओवर टोटल देखना है तो आप उसको 5 मिलियन पाउंड नहीं, उसको आप 10 मिलियन पाउंड रखेंगे, क्योंकि फिर आपको दोनों को 5 टर्नओवर मिलेगा ना उसका, तब आपको जाके फायदा मिलता है। कहने का मकसद ये है कि जो जो चीज़ आप एज इंडिविजुअल्स कर सकते हैं वो आप एज ए टीम भी कर सकते हैं, एज ए कंसोर्शियम भी कर सकते हैं, एज ए ग्रुप भी कर सकते हैं। सो जितने भी आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मार्ट चीज़ तो यही होती है कि आपने जब पैसा इन्वेस्ट करना है तो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर या किसी गोइंग कंसर्न के अंदर उसको इन्वेस्ट करें। आप देखेंगे जी एक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा चल रही है, आप जाके उनसे बात करते हैं कि जी मैं आपको कैश इंजेक्शन देता हूँ यहाँ पे, अब मुझे मैनेजमेंट में शेयर दें बीच में। अब आपका शेयर आता है बीच में, आपकी पार्टनरशिप बन जाती है उनके साथ, आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, आपकी कैश इंजेक्शन की वजह से 2 नई जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। तो क्यों नहीं, एंटरप्रेन्योर स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है अगर उसको सही तरह से समझा जाए। हमारी एक वो जो कुएं की मेंढक वाली मेंटालिटी होती है कि जी बस किसी तरह मैं दिखा दूं कि पैसे हैं मेरे पास, फिर मैं किसी तरह आ जाऊं यहाँ पे, किसी तरह मेरा वीज़ा लग जाए, अब बस इससे आगे सोचते ही नहीं।
ये नहीं सोचते कि आप वाकई अगर वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, आप वाकई उसको किसी बिजनेस में लगाते हो, ना सिर्फ आपका इमिग्रेशन स्टेटस चलेगा बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत बेहतर हो सकती है। अगर आप उसको उस तरह से सोच के चलें, प्रॉपर कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करें, प्रॉपर फाइनेंस प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करें, प्रॉपर अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व करें, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से टेक ऑफ कर सकता है। बिकॉज 2 लाख पाउंड कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। ठीक है सर। सो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप उसको करना चाहें एज ए कंसोर्शियम तो जरूर लेके चलिए। ओके नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप उसके ऊपर मेरे साथ ज़रूर कोई ना कोई राब्ता कर सकते हैं और हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सवालों के जितने जवाब दे सकूं ज़रूर दूं। अभी हमारे पास सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन का टाइम रह गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। हेलो 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 जी। हेलो हाँ जी, नमस्ते सर। सॉरी प्रोड्यूसर साहब, आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो नमस्ते सर। जी बताइए। हेलो 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 आपके हेलो हेलो करने में टाइम गुजर गया जी। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, शायद मेरी आवाज मैं आपको तो नहीं आ रही। बोल दी है कि मैं इंडिया तो बच्ची ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ स्टडी बेस ਤੇ किस तरह मंगा सकते हैं? बच्ची ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? इंडिया ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ है स्टडी बेस ਤੇ ਕਿਦਾਂ किस तरह मंगा सकते हैं? ओके चलो मैं बताता हूँ जी। देखो आप उसकी एज देखो पहले बच्ची की क्या है। अगर तो वो 18 साल से बड़ी है तो उसका जो प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा होता है आपको उस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज देखना होता है, आपको उसके फाइनेंसेस देखने होते हैं कि पैसा कितना अवेलेबल है। उसके बाद आप जाके उसका कैश लेटर इशू कराते हो। कैश लेटर इशू करा के आप उसको भेजते हो। इंडिया में बच्ची अपने पैसे जमा कराएगी, अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगाएगी कि जिसकी बेस पे उसको एडमिशन मिली है, और फिर वहाँ पर जाके वो वीज़ा अप्लाई कर सकती है। जब उससे वीज़ा अप्लाई करना है तो उसको मेंटेनेंस अमाउंट भी दिखाना है। मेंटेनेंस अमाउंट का मतलब है कि उसको दिखाना है कि उसके पास कम से कम 28 दिन से वो पैसे पड़े हैं जो उसको वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई उसकी फ़ीस रहती है तो वो फ़ीस भी उसके अंदर नज़र आनी चाहिए। अगर बच्ची 18 साल से कम है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे रह रहे हो, आप कहते हो कि जी मेरी बहन की बेटी है, मैं उसको बुलाना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आके रहे और वो यहाँ के अपनी पढ़ाई करे, तो आप उसको देखते हो। अगर वो फॉर एग्जांपल 12 साल की है, 14 साल की है, 13 साल की है, तो आप पहले एक प्राइमरी स्कूल में जाओ, ये सेकेंडरी स्कूल में जाओ या प्राइमरी में, जो भी उसकी एज है, वहाँ पर जाके आप पहले उसकी एडमिशन कराते हो। फिर आप वहाँ से सारा पेपर वर्क लेते हो। वो पेपर वर्क फिर आप उसको इंडिया भेजते हो, वहाँ से फिर वो वीज़ा अप्लाई करेगी। अगेन आपको वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। आपको दिखाना होगा कि उसके रहने की जगह कहाँ पर है, उसकी गार्डियनशिप किसके पास होगी, वो सारा करके उसके बेस पे आप उसको बुला सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अगर पहले ना किया हो तो ज़रा अजीब लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन किसी से स्कूल वालों से बात करो, स्कूल वालों से आपको सबसे पहला लेटर मिलेगा, सबसे पहली गाइडेंस मिलेगी। फिर जो वो कहते हैं उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलो। कहीं वकील की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। ओके जी, चलो जी, आज के प्रोग्राम से नाज़रीन अब ख़त्म होता है। हमारा आज का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले सिर्फ जल्दी से अपना टाइम टेबल बताता जाऊँ, जो मैं प्रोग्राम के शुरू में बताना भूल गया था। कल ट्यूसडे का दिन इंशाल्लाह गैंडसेल में मुलाकात होगी लोगों से, एल्फर्ड में। वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल में मुलाकात होगी। थर्सडे को मैं इस थर्सडे को मैनचेस्टर नहीं जा रहा क्योंकि मेरा यहाँ पे एक कोर्स है दोपहर को, सो मैं मॉर्निंग में फिंचली में होऊंगा। और इंशाल्लाह फ्राइडे को मैनचेस्टर में मुलाकात होगी लोगों से। सो ये तो हफ्ते का शेड्यूल बन गया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते यहीं पे इसी प्रोग्राम में इसी जगह पे 6 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।